इन्होंने 1934 में एक और बड़ा फेरबदल किया। जो भारत की सारी बैंकिंग व्यवस्था थी वो यूरोप के मुताबिक चलती थी। जो रुपए का सिक्का यहां था वैसा ही सिक्का लगभग वहां था, जो सिक्के का भार यहां था वही लगभग यूरोप में था। मैं ठीक कह रहा हूं वर्मा साहब? जितना सिक्के का भार यहां था लगभग उतना ही वहां था। पूरी दुनिया में सोने के और चांदी के सिक्कों का भार लगभग एक जैसा था 1947 तक, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड था। वो गोल्ड स्टैंडर्ड का आधार अंग्रेजों को कहां से मिला? वो गोल्ड स्टैंडर्ड अंग्रेजों ने सीखा भारत से, क्योंकि भारत में अकेला ऐसा देश था जो इतने बड़े देश में एक मॉनेटरी सिस्टम चलता था जो शेरशाह सूरी ने बनाया था और बाकी सब ने अपनाया था। और आज तक पूरी दुनिया की जो करेंसी के पीछे जो कानून है, उसका जो अधिकार है, उसका जो नियम है, उसका जो लॉ है, वो आज भी वही है जो शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी का जो रुपया था, जो लगभग 1100 ग्राम 11 ग्राम वर्मा जी, ठीक है। उन्होंने चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया बोलते थे, सोने का जो सिक्का था उसको मोहर बोलते थे। तो एक चांदी का सिक्का और एक सोने का सिक्का मतलब 10 चांदी के सिक्कों के बराबर था। ये उनका फिक्स रेट था, परंतु यही सिक्का चलता था, इसी को वो गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे। तो रुपया का जो 1 रुपया था वो एक चांदी के सिक्के का केवल और केवल चेक था, एक रसीद थी बस। इसीलिए लिखा जाता था, मैं धारक को 1 रुपया देने का वायदा करता हूं ऑन एनी ऑफिस ऑफ इशू, यानी कोई भी इशू का जो ऑफिस है, टकसाल है, वहां जाके आप रुपया दे सकते थे, उसके बदले में चांदी का सिक्का ले सकते थे, चांदी ले सकते थे, रुपया सोना ले सकते थे। ये नियम कब से बना था? ये शेरशाह सूरी के समय से बना था। अंग्रेजों ने उसमें कूटकरण किया, वो अलग डिटेल है, वो वर्मा जी बताएंगे, परंतु वो सिक्का एज इट इज चलता था। और भारत माँ का जो अंग्रेजों का बैंक था उसका नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक इंडिया में भी चलता था, इंपीरियल बैंक इंग्लैंड में भी चलता था। 1934 में अंग्रेजों ने अचानक एक नया एक्ट पास किया, उसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934, यानी भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है वो पास हुआ। इस बैंक की खूबी क्या थी? उससे पहले इंपीरियल बैंक सेंट्रल बैंक था, वो गवर्नमेंट का बैंक था। आप जितना पैसा चाहते थे, यानी आपने जितने नोट लिए उतने बदले में उतना सोना और चांदी आप बैंक में नोट करते थे। अगर बैंक के पास 1000 रुपया है तो उसके पास 1000 सोने चांदी के सिक्के रहते थे। इसलिए रुपए की जो कीमत और सोने की कीमत दोनों समान थे, इसलिए रुपए का कभी कूटकरण होता नहीं था, महंगाई होती नहीं थी, उसमें किसी किस्म की मिलावट होती नहीं थी, क्योंकि वो कानूनन अपराध था। अब अंग्रेजों ने 1934 को अचानक उस सरकारी बैंक को क्या डिक्लेयर कर दिया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आरबीआई क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये क्यों बनी? ये कैसे बनी? इसके पीछे क्या हेतु था? इसके पीछे एग्जैक्टली वही हेतु है जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए है, और इसके भी जो कानून और नियम है वो वही हैं जो फेडरल रिजर्व ऑफ इंक है। ये फेडरल रिजर्व बैंक है यूएसए का, वो किसका है? यूएस गवर्नमेंट का है या बैंकिंग फैमिली का है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसका है? वो भी बैंकिंग फैमिली का है। आप हिस्ट्री ऑफ आरबीआई पढ़ लीजिए, इसको कैसे बनाया जाएगा उसके चौथे पन्ने में बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा है रिकमेंडेड बाय रॉथचाइल्ड, लिखा हुआ है कानूनन दस्तावेज के अंदर, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई में, जो आरबीआई ने खुद अपनी हिस्ट्री पब्लिश किया उसमें। तो यानी ये जो बैंक था, यानी जितना सोना चांदी
जितने सिक्के, जितने नोट उन्होंने इशू किए, उतने ही सिक्के उसके पास जमा थे। किसके पास? इंपीरियल बैंक के पास। अचानक वो बैंक एक ही दिन में क्या कर दिया गया? प्राइवेट कर दिया गया। और जितने सरकारी पैसे थे, सरकारी संपत्ति थी, सरकारी लोन थे, सरकारी सोना चांदी था, सरकारी ट्रेजरी था, वो किसको ट्रांसफर कर दिया गया? एक प्राइवेट बैंक को, यानी रॉथशाइल्ड के बैंक को। और उसके अंतर्गत सारे के सारे बैंक आ गए। यानी एक ही दिन में भारत का संपूर्ण पैसे का कंट्रोल, सोना चांदी का कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल, व्यापारिक नीति का कंट्रोल एक प्राइवेट कंपनी के हाथों सौंप दिया गया। और 1934-35 में भारत में एक और कानून लागू हुआ था साहब जी। 1935 में भारत में कानून हुआ था, सेल्फ गवर्नेंस एक्ट, सेल्फ रूल। भारत को सेल्फ रूल करे, इसलिए भारतीयों को अधिकार देने का अनाउंसमेंट किया गया कि अपनी जो सेल्फ गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो लोकल भारतीय चलाएंगे। फिर वहां से उन्होंने, यानी नोट गए और साथ में क्या दिया गया? वोट का अधिकार दिया गया। हो गया। और ये कोर्ट तो इनके अधीन में थी, तो नोट, वोट और कोर्ट एक साथ चली। और पहली बार भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, फ्री कंट्री बनाने के लिए उन्होंने प्लान किया। अब आपको याद रखना है कि रॉथशाइल्ड ने कहा था कि मुझे एक कंट्री की नोट छापने का अधिकार दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां सरकार किसकी है, क्योंकि अल्टीमेट सरकार किसकी होगी? जिसका नोट होगा, और जिसका नोट होगा उसी की वोट होगी और उसी की कोर्ट होगी। तो नोट, वोट और कोर्ट तीनों एक ही सत्ता के अंतर्गत चले। ये सारा का सारा जो प्लानिंग था, ये 20 साल पहले, 40 साल पहले था। कब से चालू हुआ ये? 1913 में, 1934 में, 1935 में। अब आपके सामने एक घटना बताता हूं, कान खोल के सुनिएगा।